दुनिया भर में चर्चित जो जगहें थी उन पर आधारित कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनको हम कहते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। उस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है, इसीलिए हर सप्ताह हमारी और आपकी मुलाकात होती है कुछ ऐसे ही स्थानों को जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो कि हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था। हाल ही में समाचारों में देखी गई कार्लसबर्ग रिज किस महासागर में स्थित है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी आर्कटिक महासागर। अब चार ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, इसमें से कोई एक उत्तर है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रिज क्या है, और रिज भी वो कौन सी, महासागरीय रिज। देखिए, एक महासागरीय कटक होती है, एक रिज होता है। रिज को आप ये कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर अपने आप में एक पहाड़ है, जो पानी के ऊपर तो नहीं आया है, कोई द्वीप या महाद्वीप नहीं बन गया, लेकिन समुंदर के तल में हम नीचे जाएंगे तो उससे काफी ऊंचाई पर है। और कटक क्या है? कटक ये है कि जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटें हम कह सकते हैं, उनके आपस में जो संधि के जो क्षेत्र होते हैं, वहां की कुछ खास स्थिति में जब कुछ परिवर्तन आता है तो जैसे रिज बन सकता है या कटक बन सकता है। तो जब वह नीचे की तरफ जाएगा, जिसको हम ट्रेंच कहते हैं, तो ट्रेंच ही क्या है? कटक है। चलिए अब इसको यहां पे देखते हैं। सही जवाब क्या है? यहाँ पे हिंद महासागर है। कार्लसबर्ग रिज को हम समझेंगे कि ये है एग्जैक्टली कहां पे। तो कार्लसबर्ग रिज यहाँ हिंद महासागर में आपको दिखाई देगी, जो कि भारत के हम देखें तो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख्य रूप से समझ में आती है। और ये अगर हम देखें तो ये आपकी कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में है। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पे आपको सोमालिया दिखेगा, गल्फ ऑफ अदन दिखेगा। तो आसपास के क्षेत्र कौन से हैं ये आपको पता हो, भारत से किस दिशा में है ये आपको पता हो, और इस कार्लसबर्ग रिज के बारे में कि किस प्रकार की प्लेट सीमा है, अपसारी प्लेट सीमा है, डाइवर्जेंट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे त्रिसंधि है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अफ्रीकी, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई तीनों टेक्टोनिक प्लेटों का एक खास स्थान दिखाई देगा। उसके बाद हम देखें तो उत्तर पूर्व में अरब सागर को दक्षिण पश्चिम में सोमाली बेसिन से अलग करता है। सोमाली बेसिन कहां है? तो देखिए, ये सोमालिया है और यहीं से आपको दिखेगा सोमाली बेसिन। तो सोमाली बेसिन है, अरेबियन सी है, यहां पे आपका क्या है? वही। चलिए अब यहां पे हम समझ गए कार्लसबर्ग रिज के बारे में। मुख्य बात यह है कि किन किन सीमाओं के लेकर ये चिन्हित करता है, कौन कौन सी प्लेटों को चिन्हित करता है, और उसके बाद में इसकी मुख्य जानकारी की समुद्र की सतह से लगभग 6000 से 12000 फीट नीचे है, और यह समुद्र तल से लगभग 7000 मीटर की औसत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे 7000 फीट तक, सॉरी 2100 मीटर तक। अब यहाँ पे अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है मोरक्को के बारे में। मोरक्को के बारे में भी हाल में चर्चा क्या थी कि यहां पर भी एक जेन-जी आंदोलन हो गया है। कैसा? जेन-जी आंदोलन। देखिए, ये जेन-जी आंदोलन अभी हाल ही में नेपाल में चर्चा में था, आप सबको याद होगा। नेपाल में आंदोलन ऐसा हुआ कि तख्ता पलट हो गया, और कहा गया कि जो आंदोलन करने वाले लोग थे 30 साल से कम उम्र के थे, और उसमें भी ज्यादातर जो थे 80% लगभग वो 30 साल से कम के ही थे, युवा लोग। तो जेन-जी जनरेशन है, जैसे कि अभी 2025 से जो जनरेशन शुरू हुई है वो है बीटा जनरेशन। तो अल्फा, बीटा, उसके पहले जेन-जी, फिर मिलेनियल्स, फिर उसके पहले और, तो बहुत सारी जनरेशन है। तो वो जनरेशन को लेकर के एक नाम दिया गया कि इस साल से इस साल तक अलग रहेगी। अगर आपको पता है कि जेन-जी की जनरेशन किस साल से शुरू होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्या वो 1996 है, क्या वो 97 है, क्या वो 2001 है? कमेंट करके बताइएगा। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। सारी जनरेशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब जेन-जी के बारे में एक और जानकारी ये है कि जेन-जी को लेकर के कहा गया कि अभी हाल ही में लद्दाख में एक आंदोलन चल रहा था, कहा गया कि ये भी कुछ वैसा वैसा ही है। हालांकि कुछ ऐसा तख्ता परिवर्तन नहीं हुआ, तख्ता पलट नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारे युवा लोगों का ही आंदोलन था, जो उसको लद्दाख को 6वीं अनुसूची में लाने की मांग कर रहे थे। युवा, यानी कि युवाओं की भागीदारी राजनीतिक मामलों में, मुद्दों में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? कहा जा रहा है कि वे अपने हितों के लिए एक आवाज बुलंद करने की एक यूनिटी बनाने लग गए हैं। चाहे नेपाल हो, चाहे दुनिया के कई देश हो, उनमें से एक मोरक्को का नाम आया। देखिए, मोरक्को में हुआ ये कि अभी हाल में वहां पे सरकार बहुत सारे स्टेडियम या बहुत सारे ऐसी अवसंरचनाएं बना रही हैं जो कि 2030 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए है।
अब सोचिए 2030 में वहां पे वर्ल्ड कप होना है। कौन सा? वो भी सबसे फेमस फीफा। फीफा मतलब क्या हो गया? फुटबॉल का वर्ल्ड कप। अब सरकार से नाराजगी यह है कि आप वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की जगह आप दूसरे कामों में लगे हुए हैं, वो मत कीजिए। तो वही एक नाम चल गया था। और जेंजी के साथ इसमें खास बात यह है ना कि इस जेंजी आंदोलन को एक खास कोड के साथ हम कह सकते हैं नाम दिया गया। वो नाम याद रखिएगा, वो उसके आगे जेंजी 212। अब ये 212 क्या है? कॉल करने का नंबर होता है। जैसे हम लोग कोड लगाते हैं ना, नंबर डायल करने के पहले कंट्री कोड होता है। इंडिया का क्या है? जैसे +91। हर देश का अलग अलग है। तो वैसे ही यहाँ पे 212 मोरक्को के लिए अंतरराष्ट्रीय डायलिंग कोड है। चलिए, हम तो आ गए न्यूज पे, लेकिन अभी हम आ जाते हैं वापस से सवाल पे। सवाल क्या था कि मोरक्को के साथ कौन कौन से देश सीमाएं साझा करते हैं? तो पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया या माली। अब आपको विकल्प देख के बताना है कितने इसमें से करते हैं। चलिए, हम मोरक्को को देखते हैं पहले है कहां पे। तो ये धरती में, पूरी धरती में अगर जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, उसके उत्तर में जाएं, उत्तरी गोलार्ध में जाएं और पश्चिम में जाएं, तो हमें दिखाई देगा कि ये कौन सा क्षेत्र है, महाद्वीप है अफ्रीका। और अफ्रीका के भी ये उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये मोरक्को दिखाई देगा। अब ये मोरक्को देखिए, ये सीमा बना रहा है अल्जीरिया से। अब अल्जीरिया के बाद हम देखें तो ये दक्षिण में ही वेस्टर्न सहारा से भी बना रहा है। उसके अलावा अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कोई और देश नहीं है। स्पेन आपको दिखाई देगा, लेकिन यहां पे बीच में गैप है। क्या है वहां पे? यहां पे है जिब्राल्टर की संधि। जिब्राल्टर की जल संधि। अब जिब्राल्टर की जो जल संधि है, तो किस किस वाटर बॉडी को जोड़ रही है? एक तरफ भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर से होते हुए अंदर बहुत से सागरों से हम निकलेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि भूमध्य सागर से हमें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाना है, तो जिब्राल्टर की संधि से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो यही स्पेन और मोरक्को के बीच में आ जाता है। यानी कि स्पेन मोरक्को का पड़ोसी तो है, लेकिन स्थल सीमा साझा नहीं करता है, जलीय सीमा कह सकते हैं साझा करता है। तो यहां पे मुख्य रूप से दो ही, अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा। चलिए, तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? अल्जीरिया होगा और पश्चिमी सहारा। ट्यूनीशिया और माली है क्या? चलिए देख लीजिए एक बार और, समझ में आ जाएगा। ट्यूनीशिया आपको ये दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं है। और इसके अलावा माली देखें तो माली जो है वेस्टर्न सहारा से लगता है, अल्जीरिया से भी लगता है, लेकिन मोरक्को से नहीं लगता है। तो हमें दो ही मिले हैं, पहला और दूसरा, यानी कि सही जवाब है सी। चलिए आगे बढ़ें। अब मोरक्को के बारे में कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था कि है कहां पे, गोलार्ध में कौन सा क्षेत्र है? मागरेब क्षेत्र है। इसके अलावा इसकी सीमा दक्षिण में पश्चिमी सहारा, पूर्व में अल्जीरिया से लगती है, आपने देख ही लिया है कौन से महासागर से लगता है और भूमध्य सागर से कैसे जुड़ता है। और उसके अलावा उसके उत्तर में जो जली सीमा साझा करने वाला देश है स्पेन है, जो कि यूरोप का है, और ये अफ्रीका का है। ये अब एक नदी है मोरक्को की, मौवा नदी। अब मौवा के नदी के बारे में थोड़ा सा आपको पता रहे, और वहां पे एटलस पर्वत भी है, ये आपको पता रहे, तो वो आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो ये एटलस माउंटेन है मोरक्को में, ये आपको दिख जाएगा। अब एटलस माउंटेन तो है ही मोरक्को में, और इसी एटलस माउंटेन से एक नदी का भी नाम जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, वो नदी है मौवा रिवर, और ये मौवा रिवर भूमध्य सागर की तरफ फिर जाती है। चलिए, तो ये मुख्य बातें थी जो आपको पता है। अब उसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में दक्षिण पूर्वी एशिया का एक द्वीप देश है। तो क्या फिलीपींस एक द्वीप देश है? बिल्कुल, फिलीपींस एक द्वीप देश है, पूर्वी एशिया का है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ये सारी बातें सही करनी है कि नहीं? चलिए देखते हैं। ये फिलीपींस है, द्वीपीय देश है, पूर्वी एशिया का है, और यह जो है ये प्रशांत महासागर का ही पूरा क्षेत्र है, और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर। पहला स्टेटमेंट यानी कि हमारा सही है। दूसरा, इसकी समुद्री सीमा पश्चिम में वियतनाम और उत्तर में ताइवान से लगती है। पश्चिम में वियतनाम और उत्तर में ताइवान, क्या सच में ऐसा है? पश्चिम में वियतनाम और उत्तर में ताइवान, और ये वियतनाम जो एशिया मुख्य भूमि में है, वियतनाम।
दोनों से समुद्री सीमा देखिए इसकी तो बनी हुई है, यानी कि अब हम देखें तो दोनों के साथ ही यहाँ पे दोनों बातें सही निकलेंगी, तो सी यानी कि 1 और 2 दोनों हमारा सही है। अब यहाँ पे जो 2-3 बातें जानना जरूरी है, जैसे कि अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए क्यों था क्योंकि यहाँ पे एक भूकंप आया था जो कि काफी बड़ी मात्रा में था, 6.9 की तीव्रता में। अब ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ये बात आपको पता रहे, और दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है, ये आपको पता रहे। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, वियतनाम एक देश है, उत्तर में ताइवान है, पूर्व में पलाऊ है, दक्षिण में मलेशिया और इंडोनेशिया भी है, और कुछ और महत्वपूर्ण सागरीय क्षेत्र हैं वो आपको पता रहे। नदियों के बारे में बात करें तो 2 नदियां फिलीपींस की महत्वपूर्ण है, एक कागायान नदी है, कागायान नदी की बात किया सबसे लंबी नदी है फिलीपींस की, उसके अलावा एक मिंडानाओ है। एक ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा, मेयोन। मेयोन ज्वालामुखी अगर आपके सामने कभी सुनने को आ गया तो आप समझ जाइएगा ये फिलीपींस की बात हो रही है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो अगले सवाल की तरफ हम आएंगे। ये रिवर के बारे में था, यही रिवर है कागायान रिवर, ये आपको दिख जाएगी, और इसके बाद दूसरी वाली रिवर आपको दिख जाएगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अदन की खाड़ी। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में यमन के विद्रोहियों ने कुछ खास जगह पर कुछ ऐसी हमले किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, जिससे कुछ जान माल का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अदन की खाड़ी चर्चा में, क्योंकि वो वहीं पे हुआ है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिंद महासागर का विस्तार है जो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच स्थित है। क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं, यहीं से एक एक कथन देखते चलेंगे। जैसे हमने इस पिछले सवाल में क्या किया था, एक एक कथन हमने देखा और उसके बाद हम जवाब तक पहुंचे थे। चलिए अब पहला, हिंद महासागर का विस्तार है कि नहीं है? पहले हिंद महासागर का विस्तार है कि नहीं है? देखिए हिंद महासागर के विस्तार में ही अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर मिलेगा, और यहाँ पे देखें तो ये गल्फ ऑफ अदन जो है हिंद महासागर का ही विस्तार है। और ये देखें तो ये अरब प्रायद्वीप है, ये सऊदी अरब है, ये यमन है, ये ओमान है, ये पूरा अरब प्रायद्वीप में आता है। ये आपका एशिया का पार्ट है और ये आपका अफ्रीका का पार्ट है, और ये जो क्षेत्र है ये सोमालिया है। तो सोमालिया हम कहें एक तरह से, उसके हम आगे जाएं पश्चिम में तो जिबूती दिखेगा, और उसके उत्तर में देखें तो एशिया का यमन है, उसके बीच में गल्फ ऑफ अदन है, और इसी गल्फ ऑफ अदन में कहा गया कि हमला हुआ है। तो ये जो गल्फ ऑफ अदन है, ये गल्फ ऑफ अदन हिंद महासागर का विस्तार है। ठीक है, अब चलिए पहला स्टेटमेंट सही है, और अरब प्रायद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच में है, ये भी हमने देख लिया। फिर देखें, यह खाड़ी बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। क्या यह लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है? आइए देखते हैं। देखिए ये गल्फ ऑफ अदन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, लाल सागर की बात हो गई और दूसरी अरब सागर की। तो यहाँ पे बाब अल मंडेब एक क्या है, जल संधि है। जल संधि का काम क्या है, जोड़ने का। तो यह लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। तो ठीक है, लाल सागर कहाँ पड़ेगा? जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो ये आपको रेड सी पड़ेगा, और रेड सी यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे बाब अल मंडेब एक जगह है, और फिर उसके बाद ये गल्फ ऑफ अदन है। यानी कि ये जो है ये लाल सागर को अरब सागर से यानी कैरेबियन सी से जोड़ेगी, इस बाब अल मंडेब यानी कि जो जल संधि है उसके माध्यम से। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर उसके बाद तीसरा, यह विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बंदरगाहों में से है। क्या ये बात सही है? तो अदन की खाड़ी विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बंदरगाहों में से नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मिल जाएगा। तो कौन मिलेगा? प्राकृतिक, मानव निर्मित नहीं है। इस वजह से तीसरा वाला गलत है। कितने कथन इसमें सही हैं? केवल 2 कथन यहाँ पे सही है। चलिए जवाब आपने देख लिया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगले सवाल को देखिए, इक्वाडोर के बारे में है। इक्वाडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित एक देश है। अगला है, इसकी उत्तरी सीमा में कोलंबिया तथा दक्षिण में पेरू से लगती है। अगला है, इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप समूह भी स्थित है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इनमें से कितने कथन जो हैं जो सही नहीं है।
अब आपको ये देखना है कितने कथन इसमें से सही नहीं है, ये पता करना है, गलत है पूछ रहा है तो। क्या पहला वाला सही है? देखिए, यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित एक देश है। देखिए, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी किनारे पर, तो हमें नक्शे पे आना है। दक्षिण अमेरिका है, अब क्या बोल रहा है? उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित एक देश है। अब ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये इक्वाडोर उत्तर पश्चिम में ही आपको दिखाई देगा। भूमध्य रेखा इससे होते हुए देखिए आपको दिख रही है जाते हुए। अब यहां पे बात ये है, अगर यह आपको दिख रहा है उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण अमेरिका में है, तो अगर पूछ रहा है कौन सा कितने गलत हैं, तो ये गलत तो है नहीं, ये बात तो सही है, तो गलत कहां है? गलत नहीं है। दूसरा, इसकी सीमा उत्तर में कोलंबिया तथा दक्षिण में पेरू से लगती है। आइए देखते हैं। अब ये उत्तर में कोलंबिया है ये, और दक्षिण में ये अगर आप देखें तो पेरू है। तो पेरू और कोलंबिया दोनों के साथ इक्वाडोर सीमा बनाता है, और एग्जैक्टली जैसा बताया गया है वैसे बनाता है। तो ये स्टेटमेंट भी तो सही है, तो गलत तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमें तो जानना है गलत कितने हैं। इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप समूह भी स्थित है। चलिए, अब इक्वाडोर, अब यहां पे देखिए जो इक्वाडोर है उसी से हम थोड़ा सा पश्चिम में आएंगे तो गैलापागोस द्वीप समूह है, और गैलापागोस द्वीप समूह किसका हिस्सा है? इक्वाडोर का है। तो इक्वाडोर का ही हिस्सा है, इस आधार पे सही है। कहीं कहीं पे कहीं कुछ स्टेटमेंट बहुत गहराई में जाएंगे तो बदले हुए दिखेंगे, यानी कि इक्वाडोर कहां पर है, क्या यहीं पे है कि नहीं है, या एक अलग जगह पे है, और है गैलापागोस, गैलापागोस क्या इक्वाडोर का है कि नहीं, उस हिसाब से हो सकता है। इक्वाडोर में है और इक्वाडोर का है, इसके अंतर के आधार पे भी उत्तर का चयन हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हम ये इसका जवाब हम ये मानेंगे कि जो स्टेटमेंट में है इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप समूह भी स्थित है। क्या ये जवाब सही है, क्या ये गलत है? बताइए। इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप समूह भी स्थित है। अब यहां पे दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं, वही जो मैंने आपसे कहा था कि अगर या तो आप ये देखेंगे कि क्या इक्वाडोर के अंदर गैलापागोस है या इक्वाडोर से अलग है। तो यहां पे ये नहीं कहा कि इक्वाडोर मुख्य भूमि में गैलापागोस द्वीप समूह है, इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप समूह भी है। तो इक्वाडोर वो अपने आप में है ही जो गैलापागोस द्वीप समूह है, और उसी में है, तो वो अंतर समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, तो गलत इनमें से कोई भी नहीं है, डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, अब उसके बाद आगे बढ़ें। अब इक्वाडोर के बारे में मुख्य बातें बता रहे हैं। सबसे ऊंचा बिंदु जो है माउंट चिम्बोरोजी है या चिम्बोराजो है, हम वो नाम ले लेते हैं। 20,560 फीट 6,268 मीटर की ऊंचाई पर है, और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी किनारे पर, जैसा कि आपने देखा था। और गैलापागोस द्वीप समूह भी इक्वाडोर में है। और इसमें मुख्य बात यह है कि देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि वहां पे जो अमेजन क्षेत्र है वहां पर सरकार चाहती है तेल का उत्खनन हो, वहां से तेल प्राप्त होगा तो सरकार को लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है कि अमेजन जो है वहां पे इतना हम देखें तो जैव विविधता मौजूद है, और वो एक संरक्षित क्षेत्र है, वहां पर यह काम ना किया जाए, इसको लेकर के मांग चल रही है। चलिए, तो ये मुख्य बातें थी। अब आगे हम बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न में आते हैं कि मैकडोनल्ड पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी यूरोप। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।